हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक है सर्किल, जो कि कोनिक सेक्शन का पार्ट है, जो क्लास 11th में है और साथ साथ आईआईटी जेई और एडवांस में भी है। तो शुरुआत हम लोग क्लास 11 से शुरू करेंगे और जिसमें हम एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर और फिर इसके बाद में हम लोग जेई मेंस तक जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा कोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोनिक्स होता क्या है, फिर इसके बाद में सर्किल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, कोनिक्स एक, आप ऐसे समझो कि डमरू की तरीके से होता है। देखिए ये है और इसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोजीशन से हम अगर कट करते हैं तो अलग अलग प्रकार के डायग्राम मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला मिल गया सर्किल। देखिए, अगर हम एक ऐसे सीधे काटे, आप ऐसे समझिए कि एक कैरेट लीजिए, एक गाजर की तरीके से, गाजर जो होता है कोन टाइप में होता है, उसको लीजिए, ऐसे सीधे काटिए। ठीक है ना। तो जब हम सीधे काटेंगे फिर ऊपर देखेंगे तो एक सर्किल की तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर हम सीधे काटें तो यहाँ पे इस शेप में हमको दिखाई पड़ेगा, वो सर्किल है। अगर थोड़ा सा इससे तिरछा काटें इस तरीके से, उसी एक चाकू से, तो एलिप्स मिलेगा। इस तरीके से अगर पूरा इस तरीके से काटें, साइड में काटें तो हमें पैराबोला मिलेगा। और साइड में काटें और दोनों तरफ काटें, डमरू जैसे होता है ना कि दोनों तरफ ऐसे काट दें, तो हाइपरबोला। फिलहाल हम इन तीनों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले सर्किल के बारे में सीखते हैं। तो सर्किल से पहले, जो कि ये सर्किल है, चाहे एलिप्स है, चाहे पैराबोला है, चाहे हाइपरबोला है, ये सभी कोनिक्स से ही निकले हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि कोनिक्स का इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन ऑफ कोनिक्स ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको नंबर हम 1 कह देते हैं। ठीक है, ये इस कोनिक्स का इक्वेशन है। ठीक है ना। अब इसी में अलग अलग कंडीशन पर यही इक्वेशन कभी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, कभी एलिप्स को करेगा, कभी पैराबोला को, कभी हाइपरबोला को। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी सर्किल की। तो सर्किल के लिए क्या कंडीशन है। तो सर्किल के लिए दो कंडीशन होता है, जिसमें से पहली कंडीशन ये है कि a बराबर b हो या फिर a इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। यानी कि जो यहाँ पे a और b लिखा हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज या तो इक्वल हो या इक्वल हो और 1 हो जाए। ठीक है, अगर 2 2 होगा, 3 3 होगा, तब भी वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर 1 है तो फिर वो जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन हम इसमें लगाएं, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, h इज इक्वल टू हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि सर्किल के इक्वेशन में x और y वाला कोफिशिएंट, x और y वाला टर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू हम जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तब हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये क्या है, इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है ना। अब दिमाग में ये आ रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, बट ये आया कैसे। ठीक है ना, ये इक्वेशन कहाँ से आया। तो अभी चलिए हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन सीखेंगे, फिर इसके बाद में जनरल इक्वेशन सीखेंगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। पहले हम बेसिक से सीखेंगे, शुरुआत से, जिससे कि एक हम इस सर्किल से फैमिलियर हो जाए और फिर
आगे सीखते जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और बढ़िया से समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा, अगर हम कहें कि एक सर्किल लेते हैं जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस r हो, ठीक है ना। तो यहां पे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है बच्चों। और ये हो गया सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। अब यहां पे एक हम अगर सर्किल ऐसे बना दें इस तरीके से, देखिए सर्किल बना दिया। अब इस पे हम एक पॉइंट ले लें जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। O से P के बीच का डिस्टेंस r होगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा। हम ऐसे कह दें OP = r हो गया, और r क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा, O और P के बीच में डिस्टेंस r दे रखा है, यानी रेडियस हो गया। एक चीज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में सीखा था, डिस्टेंस फार्मूला। क्या सीखा था हम लोगों ने? डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं एक बार याद दिला दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बाय डिस्टेंस फार्मूला से इसके बीच में डिस्टेंस निकाला गया। हमें O से P के बीच का डिस्टेंस r पता है, रेडियस पता है, बट हम x और y में उसकी वैल्यू चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें, ठीक है, तो इसमें हम इसको x1 y1 कह दें और इसको हम x2 y2 कह दें, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इधर और फिर से लिख देते हैं OP = r। अब देखिए यहां पे कि O का कोऑर्डिनेट 0 0 और P का O का 0 0 और P का x, y, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = r, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x - 0 तो x ही हो जाता, यानी कि x स्क्वायर हो गया, और यहां पे y स्क्वायर हो जाएगा और इधर यहां स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया जब सेंटर 0 0 हो और रेडियस r हो। अब अगर सेंटर 0 0 के बजाय, ओरिजिन के बजाय कुछ और हो जाए, ठीक है ना, तो देखिए हम यहां पे एक डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और यहां पर एक सर्किल लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सर्किल ले लिया, ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां से ऐसे सीधे लाइन ऐसे ड्रा करते चले जाएं कुछ इस तरीके से कि ये लाइन इस सर्किल के सेंटर से होके जाए, यानी कि यहां पे सेंटर है और यहां पे एक जनरल पॉइंट P कह दिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये जो C है इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने h, k कह दिया। मैंने बताया था कि सेंटर उसका h, a है और रेडियस r है। C से P के बीच का डिस्टेंस रेडियस r है, ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर हम यहां से इसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें और इसको हम m कह दें, इसको n कह दें, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो x एक्सिस पर उसका x कोऑर्डिनेट होगा, यानी h हो जाएगा, और इस तरीके से यहां तक का x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहां से यहां तक x है और ये h है,
तो अगर हम x में से इस x में से h माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, यानी mn की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना? तो क्या मिलेगा? mn की वैल्यू, mn की वैल्यू मिल जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं mn की वैल्यू मिल जाएगा x माइनस h। ठीक है? अच्छा, यहां से अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें और यहां पे q कह दें, ये 90 डिग्री हो गया। तो ठीक इसी तरीके से भाई यहां से और इसको मिलाएं तो ये y हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये k हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा y माइनस k, और जो कि p और q के बीच का डिस्टेंस है। किसके किसके बीच के? भाई ये y माइनस k है तो ये भी तो y माइनस k होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यहां पे बना लें इस तरीके से, ये रहा 90 डिग्री जो कि Q है, यही वाला Q है, और ये P जो ये वाला है, और यहां पे C जो कि सर्किल का सेंटर है। ठीक है, अब देखिए ये जो CQ है वो mn के बराबर है, जो CQ है वो mn के बराबर है, और mn की वैल्यू x माइनस h है, ये CQ के बराबर, ये हो गया x माइनस h। ठीक है, और यहां पे देखिए ये हो गया y माइनस k। ठीक है, ये हो गया y माइनस k, और ये हो गया r। अब देखिए जरा यहां पे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हुआ तो हम इसमें बड़ी ही आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा? CQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर। ठीक है ना? अब CQ की वैल्यू हमें पता है, PQ की वैल्यू पता है, और R की वैल्यू पता है, यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है ना? और यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर h कामा k एंड रेडियस r स्मॉल r। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब सेंटर 0 0 हो यानी कि ओरिजिन हो तब कैसे निकालते हैं, और वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा। ठीक है ना? बस ओरिजिन शिफ्ट होकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, हालांकि वो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है h और k की वैल्यू। अब देखिए जरा पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए ये जो हमने डायग्राम बनाया था जैसे दूसरा वाला, उसी का वही डायग्राम फिर से बनाएंगे, पहला दूसरा दोनों। तो देखिए फटाफट हम बना लेते हैं और फिर हम आप लोगों को समझाते हैं। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, और ये हो गया p x कामा y, ओरिजिन r, और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला था, ये x था और ये y था और ये थीटा था। ठीक है ना? देखो बच्चों, इसको बताने से पहले एक चीज बताऊं कि ये पैरामीटर क्या होता है। ठीक है ना? पैरामीटर एक आप ऐसे समझो कि सपोज करिए कि दो दोस्त हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, और हमेशा ही उनके बीच में ट्यूनिंग बड़ी अच्छी रहती है। एक तीसरा बंदा आया जो दोनों का दोस्त था, है ना, और कुछ इस तरीके से किया कि दोनों में लड़ाई लगवा दी, लेकिन खुद वो दोनों का दोस्त बना रहा, है ना। कुछ इसी तरीके से पैरामीट्रिक का काम होता है। यहां पे एक सर्किल का इक्वेशन हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है। ठीक है ना? ये दोनों आपस में साथ में रह रहे थे अपने सुकून से, बट तीसरा इसमें से थीटा आया, थीटा, और इसने क्या किया कि इन दोनों को अलग अलग करवा दिया, इन दोनों को अलग अलग करा दिया। ठीक है? और खुद वो दोनों के साथ रह रहा है, एक्स के साथ भी रहेगा और वाई के साथ भी रहेगा और सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को इस ट्रायंगल को हम यहां लिखें
ये x हो गया, ये y हो गया, और ये p है, ये m है, ये 90 है, और ये थीटा हो गया, और ये r हो गया। ठीक है ना। अब देखिए जरा यहां पे कि अगर हम OM बाई OP की बात करें, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी x बाई r इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि x की वैल्यू हो गया r कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से PM बाई OP की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि y बाई r इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, एज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि इस x और y को दोनों को अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, जबकि ये थीटा दोनों के साथ में, इस x के साथ भी है और ये थीटा y के साथ में भी है। ठीक है। तो इस तरीके से एक तीसरा वेरिएबल यहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और दोनों को अलग अलग कर देता है। तो ये तीसरा वेरिएबल जो होता है, वो थीटा जो होता है, उसी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। और इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये तो था तब जब सेंटर 0 0 था और रेडियस r था। अब अगर हम सेंटर h k कह दें और रेडियस r कह दें, तब कैसे होगा? तो फटाफट देख लेते हैं वही पुराना डायग्राम। x और ये y सर्किल, यहां से ये P हो गया, x y हो गया, यहां से फटाफट डाल दिया। और ये देखिए, ये अगर हम थीटा कहेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। ये हम लोगों ने x माइनस h निकाला था और ये y माइनस k था। ठीक है। और ये रेडियस था। तो इस ट्रायंगल को फिर से हम यहां बना लेते हैं अलग से। ये हो गया P, ये हो गया M, और ये हो गया C, और ये हो गया थीटा। अब कोऑर्डिनेट्स मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पता है आप लोगों को, और देखना चाहें तो पुराने वाले में देख सकते हैं। x माइनस h हो गया और ये r हो गया। ठीक है ना। अब देखिए वही बेस अपान, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो अगर हम बेस अपान हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो x माइनस h बाई r इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी x माइनस h इज इक्वल टू r कॉस थीटा, यानी x इज इक्वल टू h और प्लस r कॉस थीटा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज करेंगे तो y माइनस k बाई r इज इक्वल टू साइन थीटा, y माइनस k इज इक्वल टू r साइन थीटा, और y इज इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा। ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख लें तो यही क्या कहलाएगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ पैरामीटर थीटा। तो यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h प्लस r कॉस थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं, एक इसमें से नहीं होगा, दोनों को साथ लिखेंगे तभी पैरामेट्रिक होगा। इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर h k एंड रेडियस स्मॉल r। ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद है कि हम लोग को पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया। कई बार क्या होता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया होता है और कहता है कि भैया ठीक है वो कार्टेशियन वाला बताओ। तो देखो आप, सिंपल सा, हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जरा आप इसको देखो,
एक्स माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई माइनस के आर साइन थीटा। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए 1 लिख लें और इसको 2 लिख लें, अब इन दोनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दो तो क्या मिलेगा बताइए जरा हमको, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन ले लें और यहां लिख लें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गया। तो मिल गया कि नहीं वही स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग जब चाहें तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं और कार्टेशियन से अगर थीटा पता है तो हम लोग पैरामेट्रिक बना सकते हैं। इस पर बेस हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे आगे, बट कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। ये एक सर्किल है और ये है डायमीटर ए बी और यहां पे कहीं पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम कह दें x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट कह दें x2 y2। ठीक है, और इस सर्किल पर एक कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है ना, और इस A से भी मिलाएं और B से भी मिलाएं तो देखो आप एक ये सेमी सर्किल बन रहा है ना। ये डायमीटर जो होता है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और एक पार्ट ले लें तो उसको हम लोग सेमी सर्किल कहते हैं। एंगल ऑफ सेमी सर्किल एज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, यानी कि AP और BP ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है ना, AP एंड BP, यानी कि स्लोप ऑफ AP और इनटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। ठीक है, दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, और अगर आप भूल गए हो तो मैंने यहां बता दिया, बाकी हम लोग स्ट्रेट लाइन वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते थे चलिए ये बता देता हूं कि अगर 2 पॉइंट दिया है A और B, x1 y1 और दूसरा है x2 y2। ठीक है ना, तो स्लोप इसका निकालना है, इसको m से रिप्रेजेंट करते थे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये एक तरीका है निकालने का, और भी कई तरीके हैं, फिलहाल यहां पे हम लोग यही यूज करेंगे। स्लोप ऑफ AP, अब देखिए AP के लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, x माइनस x1 इंटू, अब ये स्लोप था किसका, AP का। ऐसे अगर हम BP का निकालें तो यह हो जाएगा y माइनस y2 और डिवाइडेड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिल जाएगा x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले आइएगा तो यही मिल जाएगा। ठीक है ना, और यही क्या है, इज इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे शुरुआत में बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, तो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है,
और मैंने कहा था कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग ये पता करेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा जिसमें कि सेंटर एच के था और रेडियस आर था। तो क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर। ये था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एच के, रेडियस आर। अगर हम इसको एक्सपांड करें तो क्या लिख पाएंगे बताइए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx और माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पे कि यहां पे ये जो वैल्यू लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि किसी भी सर्किल का सेंटर फिक्स होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर सर्किल लिया तो उसका सेंटर फिक्स होगा, वो नहीं चेंज होगा, और उसका रेडियस भी फिक्स होगा। तो ये सारी चीजें जब फिक्स हैं तो ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा, जब h और k फिक्स है, कांस्टेंट है, तो 2h भी फिक्स है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने 2g कह दिया, इसी को 2f कह दिया और इसको c कह दिया। ठीक है ना। तो अब इसको लिख लिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों जरा ध्यान से कि हम लोगों ने क्या किया है कि माइनस 2h को 2g लिख दिया और 2k को माइनस 2k को 2f कह दिया। ठीक है ना। ये कट गया तो h की वैल्यू क्या मिला, माइनस g, k की वैल्यू क्या मिला, माइनस f, और यहां पे तो लास्ट में लिखा हुआ था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से h और k की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू सी था, 0 नहीं था, c था, यहां पे c था। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब यहां से r निकालेंगे तो मिल जाएगा रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। ठीक है ना। तो ये हो गया रेडियस, और सेंटर क्या था बच्चों, h कामा k था माइनस जी कामा माइनस एफ। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या मिला, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना। तो देखिए जनरल इक्वेशन कैसे आया, जनरल इक्वेशन भी हमारे पैरामीट्रिक स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही आया। ठीक है, और कोनिक्स से कैसे बना ये भी हम लोगों ने सीख लिया। देखिए मेन चीज होता है कि कई बार होता क्या है कि हम एच के और माइनस जी और माइनस एफ में कोरिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ एच के हुआ तो नेगेटिव में क्या हुआ, ये सी कहाँ से आ गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम लोग को बढ़िया से पता होगा तो कोरिलेट कर पाएंगे और क्वेश्चंस हम लोग बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, और जब क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी हम लगा पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो था सर्किल के बारे में। अब लाइन और सर्किल है ना, लाइन और सर्किल ये क्या चीज होता है, तो देखिए जरा थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा लेंगे इसका कॉन्सेप्ट, और क्वाड्रेटिक की हेल्प, ये लाइन और सर्किल क्वाड्रेटिक तक पहुंच जाएगा। क्वाड्रेटिक में जब पहुंच जाएगा तो क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, और हमें लग रहा है कि 10th में और 9th में खूब सीखा था क्वाड्रेटिक, 11th में भी है। ठीक है, अगर
थोड़ा सा कुछ भूलेंगे तो हम बता देंगे, अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक का जब नया टॉपिक शुरू होगा, नया वीडियो होगा, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन होता है स्लोप एंड y इंटरसेप्ट के फॉर्म में, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर इक्वल। सबसे आसान वाला सर्किल का इक्वेशन ले रहा हूं जिससे कि समझने में आसानी होगी। जब एक बार समझ जाएंगे तो आप कोई भी लाइन का इक्वेशन ले लो और कोई भी सर्किल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है ना, ये है सर्किल। अब जरा एक बात ध्यान से देखिएगा जरा, हमारे पास एक सर्किल है और एक लाइन है, तो सर्किल और लाइन को हम एक साथ कैसे रख सकते हैं? तीन तरीके होंगे रखने के। अगर हम इस लाइन को इस सर्किल के ऊपर रखें ऐसे, तो ये दो जगह कट कर देगा, एक ए पे कट करेगा और दूसरा बी पे कट करेगा। तो ये पहली पोजीशन है ना। पहली पोजीशन क्या है कि इस सर्किल पर लाइन को रखा हमने तो ये दो जगह इंटरसेक्ट किया। दूसरी कंडीशन ये है कि इसको टच करते हुए जाए, इस तरीके से टच करते हुए जाए, इंटरसेक्ट ना करे, टच करे। ये दूसरी कंडीशन हो गई, और पी पॉइंट पर टच कर रहा है। और तीसरी कंडीशन ये है कि ना तो इंटरसेक्ट करे और ना ही टच करे, वो बाहर बाहर ऐसे निकल जाए इस तरीके से। ये तीसरी कंडीशन। अब इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं हो सकता लाइन और सर्किल में। अब बात यह है कि भाई ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस दोनों पॉइंट्स के कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, या टच कर रहा है तभी होंगे। तो अगर हम इस y की वैल्यू, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वहां से y की वैल्यू हम सर्किल वाले में रख देते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा इक्वेशन एक x में आ जाएगा। तो देखिए, रख के देखते हैं। पुटिंग the value of y from straight line to circle, सर्किल में रख देते हैं, है ना। इस y की वैल्यू mx प्लस सी यहां रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको एक्सपांड करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2cmx और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको साथ में ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहां पे किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m कांस्टेंट होगा, c कांस्टेंट होगा, और सर्किल के इक्वेशन में जबकि वहां पे सेंटर 0 0 है तो r वहां पे कांस्टेंट होगा। यानी कि ये कांस्टेंट हो गया वैल्यू, ये 2cm भी कांस्टेंट हो गया, और सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। अब अगर कांस्टेंट हो गया तो इतने बड़े बड़े कांस्टेंट है तो इसको हम सिंगल डिजिट मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c सपोज कर लेते हैं। ठीक है, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कैपिटल C कह देते हैं और ये स्मॉल c है ना, इज इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इक्वेशन होगा एक क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, तो हमें लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये क्या है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि एक चीज होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कहते हैं थे डिस्क्रिमिनेंट रूल, या डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है ना। और इसकी 3 कंडीशन होती थी। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स का मतलब यहां पे क्या है, वैल्यूज ऑफ x। भाई x में ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पे
जो x की वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग रूट्स कहते थे। और d अगर ग्रेटर देन 0 होता था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट कहते थे, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जरा यहां पे कि x की हमें दो अनइक्वल वैल्यूज मिलेंगी। अब यहां पे जो पहली कंडीशन थी जिसमें कि लाइन इस सर्किल को दो जगह कट करता है, तो अब यहां पे जैसे d ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहां पर भी तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगा, जो कि इस x के लिए एक होगा और एक y के लिए होगा। और जब हमें x की दो वैल्यू मिल गई और वही दोनों वैल्यूज हम इस स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तो y की भी हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगे, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यानी कि ये जो कंडीशन है पहली वाली, इसका मतलब ये हुआ कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसी में d बराबर हम अगर 0 रख दें तो रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल का मतलब हुआ कि अब रूट्स इक्वल हो गया, इसका मतलब जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 आया, फिर से 2 आ गया, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई ना। तो अब दोनों वैल्यू सेम हो गई और इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू भी सेम हो जाएगा, यानी कि हमें एक ही पॉइंट मिलेगा जो कि वो लाइन उस सर्किल को टच करेगा। तो हमें एक ही पॉइंट मिलेगा और वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। क्या होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि d इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। तीसरी कंडीशन, यहां थोड़ा जगह कम हो गया, चलिए यहां लिख देते हैं, d लेस देन 0 है ना। d लेस देन 0 में क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रियल रूट नहीं है, ये x की वैल्यू नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लेकिन हम तो यहां रियल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब x की वैल्यू नहीं मिलेगा तो y की वैल्यू भी नहीं मिलेगा इस लाइन से और सर्किल से। इसलिए ये जो लाइन है इससे दूर दूर रहेगा, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि x और y दोनों में कॉमन होगा ही नहीं। तो ये हो गया d लेस देन 0, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें और भी चीजें होती हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो यहाँ पे जो d बराबर जो है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, तो वो हम लोग आगे और पढ़ेंगे जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की बात करेंगे, तब हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, है ना, वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब आज के लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इतना सीख लिया है, अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लगाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट सीख लिया, फार्मूला सीख लिया, और क्वेश्चन के लिए ही तो ये सब सीखते हैं, तो क्वेश्चन बिना लगाए तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, तो लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चंस पहले देख लीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। अगर कुछ कठिनाई आ रही है क्वेश्चन में तो आप हमको बुक लिख दीजिए उसमें कि ये क्वेश्चन है और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको समझा दूं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से लगाएं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए जिसका सेंटर 0 0 नहीं है, 1 -2 है और रेडियस इतना है, यानी कि h k वाली बात आ गई, यानी कि सेंटर कितना हो गया 1 -2 और रेडियस हमारे पास 4 हो गया। तो इक्वेशन याद करिए क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर h, a एंड रेडियस r इज x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब फटाफट इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, तो x - 1 का होल स्क्वायर एंड y यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। जैसे इसको एक्सपैंड इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। देखिएगा आंसर किस फॉर्म में है, या एमसीक्यू टाइप का है तो भी देख सकते हैं, या 16 लिख सकते हैं, या एक्सपैंड करके लिखा हुआ है तो ये एक्सपैंड कर दीजिए, -2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 + 4y और -16 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y और प्लस 5 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। तो फटाफट आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। इतना ये भी देखिए कितना आसान है। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ये सर्किल है और इसके एंड ऑफ डायमीटर यानी -1 2 और 4 -3। ठीक है ना। तो फार्मूला क्या था, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब फटाफट वैल्यूज रखेंगे तो देखिए x1 की वैल्यू कितना है -1, तो x प्लस 1 और x माइनस 4 प्लस y माइनस 2 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर इसको इससे इंटू करिए तो प्लस x माइनस 4, फिर इसको इससे इंटू करिए तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए सारे जो इक्वेशंस हमारे पास मिल रहे हैं वो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है ना। आप अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो देख सकते हैं कि आंसर किस फॉर्म में है, उस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल हुज इक्वेशन दिस। अब देखिए अभी तक क्या था कि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, कंडीशंस दिए हुए थे और हम लोग जनरल इक्वेशन के फॉर्म में निकाल रहे थे। यहां पे क्या दिया है कि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ही इक्वेशन दे दिया है और कहा गया कि चाहे इसका सेंटर बताइए और रेडियस बताइए। ठीक है ना। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन था सर्किल का, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। और हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो बच्चों भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट 1 है। एक्स के कोफिशिएंट को देखें अगर तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, ये जो जनरल इक्वेशन है इससे अगर हम इसको कंपेयर करें, है ना, तो यहां पे x का जो कोफिशिएंट है वहां पे 2g है, यहां -4 है। तो 2g इज इक्वल टू -4 एंड 2f y के कोफिशिएंट 6 हो गया एंड c इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है ना। अब g की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -2 एंड f की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और c की वैल्यू कितना हो गया 12 के। सेंटर क्या था याद करिए, -g -f। हमें g पता है f पता है, वैल्यूज रख देंगे फटाफट। ये कितना आसान हो गया। तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे -3। ठीक है। हम बात करेंगे रेडियस की, तो रेडियस का फॉर्मूला था g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अगर ये वैल्यूज रख दें तो r इज इक्वल टू g की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर 4, f की वैल्यू 3 उसका स्क्वायर 9 और -12। तो ये हो जाएगा 13 -12, तो r इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा सेंटर और ये हो गया रेडियस। ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है ना। अब ये पॉइंट देखिए किस कोऑर्डिनेट का है,
क्वाड्रेंट का है, तो आई थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, क्योंकि इसमें x और y दोनों पॉजिटिव। टचेज दी एक्सिस, जो सर्किल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। कुछ ये सिचुएशन है, देखिए दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ये देखिए ऐसे, और यहां पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6 का। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखिए यहां पे अगर हम सेंटर कह दें, ये सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है h, k। अब बताइए कि यहां से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल दें, m कह दें, तो यहां से यहां तक ये h नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें, इसको n कह दें, तो ये k हो जाएगा। ये हो गया k, ये रेडियस और ये रेडियस। तो देखिए यहां पे कि ये एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? OMCN, ये क्या बना? एक स्क्वायर बना। कैसे? रेडियस ये है, रेडियस ये है, ठीक है, और 90 डिग्री ये होता ही है, 90 डिग्री ये भी है, ये भी है, और ये भी 90 हो जाएगा। एक एंगल बच गया तो 90 तो होना ही है उसको। तो यहां पे अगर ये रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा, लेकिन कैसे? h बराबर यहां पे r हो गया, यानी कि ये r हो गया, k बराबर r हो गया, ये भी r हो गया। तो अब चारों साइड अगर बराबर हो गए तो ये स्क्वायर बन गया, है ना। यानी कि h की वैल्यू, k की वैल्यू, r की वैल्यू सब आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि x माइनस आर का होल स्क्वायर, y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एज पासेज थ्रू ये है 3,6, यानी x की जगह पर हम 3 रख दें और y की जगह पर 6 रख दें, है ना। तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस आर का होल स्क्वायर, 6 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या लिखें? देखिए 9 प्लस आर स्क्वायर माइनस 6r, फिर 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, आर स्क्वायर माइनस 18r और प्लस इसको जोड़िए तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और r की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके और इसमें पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे, हमें इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर ऑन y एक्सिस and passing through the origin and point 2,3h। देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछा गया है जिसका सेंटर y एक्सिस पर है और जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रहा। देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है ना। विद सेंटर y एक्सिस पर इसका सेंटर हो गया। पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, हम k कह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होता है और ये हो गया 0,0, ठीक है ना। और यहां पे कोई कोऑर्डिनेट होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर,
y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। अब यहां पे h की वैल्यू तो 0 है, h कामा k है तो h की वैल्यू 0 है, ठीक है। इज पासेस थ्रू 0 कामा 0, ओरिजिन से पहले पास कराते हैं, तो देखिए यहां पे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या मिला, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि के इज इक्वल टू आर हो गया, के की वैल्यू आर के बराबर हो गया, ठीक है। इसको नंबर 1 कह लीजिए, ठीक है। अब इसी में के की जगह आर लिख दीजिए और पास करा दीजिए इससे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x एज पासेस थ्रू 2 कामा 3, 2 कामा 3 से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, क्योंकि h तो 0 ही था, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू यहां पे 3 है, देखिए y की वैल्यू क्या है 3 है, यहां लिखा हुआ 3, ठीक है, और k की वैल्यू r के बराबर है, तो यहां जाएगा 4 प्लस 9 प्लस आर स्क्वायर माइनस 6r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहां पे 13 इज इक्वल टू 6r, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 13/6 के। अब इसकी वैल्यू जैसे ही इसमें हम रखेंगे, क्योंकि k की वैल्यू भी कितना हो गया, k की वैल्यू और r की वैल्यू 13/6 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे रखेंगे तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे हम यहां पे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस के का मतलब 13/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए जरा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36x² प्लस 6y माइनस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के, ठीक है ना। अब इसी को एक्सपांड कर लीजिएगा तो देखिएगा कौन सा आंसर है, ठीक है, कि मैं कर ही देता हूं, चलिए कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36x² प्लस 36y² माइनस 2 इंटू 6 इंटू 13, 2 इंटू 6 इंटू 13y और प्लस 169 इज इक्वल टू 169, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है। अच्छा, इसमें 6 कॉमन निकल जाएगा तो यहां हो जाएगा 6x² प्लस 6y² और माइनस 26y इज इक्वल टू 0, 2 भी कॉमन निकलेगा तो 3x² प्लस 3y² माइनस 13y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्वेश्चन समझना है, डायग्राम बना करके क्वेश्चन लगा लेना है। द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद origin as a center passing through vertices of equilateral triangle whose median is 3a। ध्यान से समझने वाला है क्वेश्चन। ये कहा गया है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और ये है सर्किल, ये सर्किल बढ़िया बना है जिसका सेंटर यहां पे 0 0 है ना। इक्वेशन ऑफ सर्किल विद ओरिजिन एज अ सेंटर पासिंग थ्रू वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और कहते हैं कि उसके वर्टिसेज से पास हो रहा है। ये देखिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हम सपोज कर ले रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है ना। हुज मीडियन इज 3a, है ना। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी, ठीक है, और ये
भाई यहाँ से इसके ऊपर डालेंगे तो 90 हो जाएगा, है ना। तो ये जो लेंथ है इसको हम m कह दें। तो AM जो लेंथ दे रखा है यही एक्चुअल में मीडियन है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है तो इसको ये 22 सेट करेगा और इसी की लेंथ यहाँ पे 3a दे रखा है। देखिए यहाँ पे लेंथ 3a दे रखा है, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। और मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है वो सामने वाले को डिवाइड करता है और यहां पे अगर तीनों में हम ऐसे मीडियन मिलाएं तो यहां पे जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं ना। और इस केस में जो इसका सेंट्रॉयड होगा वही उसका सर्किल का सेंटर होगा। अब देखिए यहां पे जरा, हम लोग को यह भी पता है कि जो सेंट्रॉयड होता है किसी भी ट्रायंगल का वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि यहां पे जो OA रेशियो OM होगा वो 2:1 में डिवाइड करेगा, है ना। मीडियन क्या होगा हमेशा, और सेंट्रॉयड क्या होगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहां से OA जो दे रखा है OA ये रेडियस है यहां पे, यानी कि रेडियस और डिवाइडेड बाई OM 2:1 दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। अच्छा, हमें रेडियस मिल जाए तो बात खत्म। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि OA का मतलब क्या हुआ, 2/3 इंटू AM, ठीक है ना। भाई देखिए ये 2 है और ये पार्ट 1 है, तो दोनों को मिला देंगे तो 2 + 1 ये 3 पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पे जो रेडियस है OA है, रेडियस जो OA लिखा हुआ है ये पूरी लेंथ AM का 2/3 पार्ट हो गया और यहां पे रेडियस हो गया 2/3 ऑफ AM की लेंथ 3 दे रखा है तो ये कट जाएगा, तो रेडियस कितना हो गया 2a। अब सर्किल का हमें रेडियस मिल गया और सेंटर हमें पता है, सेंटर कितना है 0,0, उस शुरुआत में ही कह रखा है कि ओरिजिन एज अ सेंटर, ओरिजिन एज अ सेंटर। अब देखिए यहां पे हमको पता है कि जब सेंटर पता हो तो सर्किल का इक्वेशन x² + y² = r² होता है और r की वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने, तो यह हो जाएगा x² + y² = 2a का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x² + y² और = 4²। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखिए जरा हम लोग एक आंसर मिला लेते हैं कि कौन सा आंसर है, ठीक है ना। तो ये C वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें B नीचे हो गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसको जरा। इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर इतना टचिंग दिस लाइन। जो हमने बताया था कि सर्किल पे टच करती हुई एक लाइन जाए तो उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। इस तरीके से एक लाइन जा रहा है, ठीक है ना। और ये सर्किल है जिसका सेंटर यहां पे है 3,-4, ये हो गया सेंटर, ठीक है। और ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन है 5x + 12y - 12 = 0। अगर हम इसको यहां से मिला दें और ये P हो गया, ठीक है ना, तो ये रेडियस हो जाएगा। देखिए हमें सर्किल का इक्वेशन चाहिए, सेंटर पता है, रेडियस किसी तरीके से निकल जाए तो बस फटाफट इक्वेशन निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा। हम लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में सीखा था या 11th में भी सीखा था स्ट्रेट लाइन वाले में कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी
ये हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, ठीक है ना। जो ICSE बोर्ड के बच्चे होंगे वो हाई स्कूल में शायद सीखे होंगे, और जो CBSE वाले होंगे वो 11th में सीखे होंगे। AX प्लस BY और प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन है। और बाहर एक पॉइंट है P, ये M हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है ना। और हमें PM निकालना है, यानी P से M के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड लिख देंगे, AX प्लस BY प्लस C डिवाइडेड बाई रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी X और Y का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम रूट के अंदर लिख देंगे। ये हम लोगों ने सीख रखा था, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें पता है सर्किल के केस में कि अगर हम रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल चेक करें तो हमेशा ही 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब इसी फार्मूले कॉन्सेप्ट से अगर हम CP निकालें जो कि रेडियस के बराबर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जरा, यहां पे x1 y1 होता है, ठीक है ना। x1 y1 का मतलब हुआ कि ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 y1। इस x और y की जगह पर हम यूज करेंगे, क्योंकि फार्मूला हमने क्या बताया, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पे यूज करें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख लें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू -4। देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, इसमें x और y की जगह पे लिखा मैंने, और -12 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 25 प्लस 144। अब यहां पे देखिए r इज इक्वल टू मॉड 15 माइनस 48 माइनस 12 बाई 169। देखिए मॉड इसीलिए लगाया जाता है कि कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाता है। अच्छा, रेडियस क्या है, रेडियस एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करिए जरा। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करें तो 3 आ जाएगा, है ना। और 3 माइनस 48 यानी कि माइनस का 45 बाई 13 हो गया, यानी रेडियस हो जाएगा 45 बाई 13 के रूट ऑफ 169 कितना हो गया, 13 का स्क्वायर होता है। अब रेडियस आ गया, सेंटर हमें पहले से पता है, ठीक है ना। तो आप बड़ी आसानी से आप लोग भी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, सेंटर क्या था, ये रहा, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां क्या हुआ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर कितनी है, यहां पे ये रहा, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 बाई 13 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें MCQ तो है नहीं कि मिलाना है। अब देखिए जरा यहां पे, इफ लाइन्स दिस एंड दिस, दो लाइन है, आर द डायमीटर्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस एरिया 154 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन है, वो किसी भी सर्किल के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसा सर्किल जिसका एरिया हमें पता है 154 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। और यहां पे दो लाइन हम ये मान लेते हैं कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये पहली लाइन जो यहां लिखा हुआ है और दूसरी लाइन जो यहां लिखा है, और यहां पे सेंटर है। यानी कि इन दोनों लाइन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया,
और यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। अगर हम r रेडियस कह दें तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 22/7 r स्क्वायर इज इक्वल टू 154, r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22 के। तो इसको सॉल्व करें तो 11 से काट लीजिए, तो 11 2 टाइम्स और यहाँ पे 11 1 टाइम्स 4, तो ये तो बड़ा आसान निकला, r इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, रेडियस मिल गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा, और जब सेंटर मिल गया यानी कि h, k मिल गया, फिर तो हम क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें अगर हम 2 से देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें हम 4 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस 12y और एज इक्वल टू 20। इसमें हम 3 से इंटू कर देते हैं, है ना, तो हो जाएगा 9x माइनस 12y और एज इक्वल टू 21। माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस, यानी कि देखिए x की वैल्यू 1 आ गया। अब यही x की वैल्यू अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन में रखें, किसी में भी रख दें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 5 के। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, माइनस 3 इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू -1 मिल गया, यानी सेंटर हमें मिल गया 1, -1, h, k की वैल्यू मिल गया। अब इक्वेशन क्या होता है बच्चों, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसी को सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ गया। सॉल्व क्या करना, सॉल्व तो हो ही गया है, बस एक्सपैंड कर लीजिए। ठीक है ना, देखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर दे रखा है एंड विच कट ऑफ द कॉर्ड 6 यूनिट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है ना, देखिए जरा एक सर्किल बना लेते। देखिए सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाते समय ध्यान से, अगर डायग्राम बन गया और सही बन गया, है ना, तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ये हो गया कार्ड जिसकी लेंथ है 6 और इसका मिड पॉइंट हम P लेते हैं, जो कि सेंटर से इसके ऊपर डालेंगे तो ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 6 है, तो उसका आधा यहाँ से 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सर्किल के सेंटर से अगर किसी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब 6 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया रेडियस r और इसको हमने सेंटर कहा, जो कि है -3 -1 के। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वेशन लाइन दे रखा AB है ना, इसका इन्होंने इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन हुई सेंटर, यानी सेंटर पता है, which कट ऑफ अ कार्ड 6 यूनिट्स, 6 यूनिट, लाइन जरूरी थोड़े कि यहीं पर है, आगे भी जा सकता है इधर। ठीक है ना, उसमें से 6 यूनिट कट कर रहा है ऑन दिस लाइन, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, सेंटर पता है, हमें r चाहिए। अभी हम लोगों ने सीखा थोड़ी देर पहले कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, फार्मूला हमें पता है। ये जो CP देख रहे हैं ना, CP, C से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ही तो डाला गया है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं CP। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड लगा देंगे और यहां क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, यहां पे x और y का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y की जगह पे लिख देंगे। तो 2 इंटू 3 -5 इंटू -1 और प्लस 18 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 और प्लस 25 के।
यानी CP इज इक्वल टू 6 + 5 + 18 डिवाइडेड बाय √29। इसको ऐड करिए तो 29 आएगा, तो ये √29 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, 18 और +6 24 +9 +5 9 हो गया ना 29, और यहाँ डिवाइड में रूट में 29 है तो इतना मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है CP, ये √29 आ गया। अब नाउ इन ट्रायंगल CAP R² इज इक्वल टू CP² + 3², यानी R² इज इक्वल टू 29 + 9, R² इज इक्वल टू 38। तो ये रेडियस हो गया। ठीक है ना, और रेडियस का स्क्वायर ही रहने दीजिए क्योंकि वही यूज करना है। सेंटर हम लोग को पता है, सेंटर कितना है 3, -1, जो कि H, K के काम आएगा, और रेडियस ये हो गया। तो x - 3 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R², मतलब 38 के। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which touches both axes and this line। बोथ एक्सिस को तो टच कर ही रहा, साथ साथ में इन दोनों इस लाइन को भी टच कर रहा है, एंड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और सर्किल कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये भी इन्होंने बता दिया। देखिए यहां पे हम कहीं पर नहीं लाई करा सकते हैं, यानी कहीं पर टच नहीं करा सकते हैं, है ना। सर्किल कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखिए, ये ठीक है ना, और बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, एक ए पे टच कर लिया और एक बी पे टच कर लिया, और तीसरा है इस पे लाई कर रहा। ठीक है ना, थर्ड का। ठीक है, इसको टच कर रहा है। तो आप बताइए जरा, यहां से हम अगर सेंटर ये कह दें तो रेडियस ये हो गया, रेडियस ये हो गया, वही पुरानी वाली कंडीशन हो गया, है ना। एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी R ये भी हो गया, R ये भी हो गया। ठीक है, तो ये C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -R और -R हो गया। ठीक है ना, -R और -R। ठीक है, ये मिल गया क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस ये है। अब हमारे पास जो इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R² होता है, और यहां पे h, k की वैल्यू -R लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x + R का होल स्क्वायर और y + R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं जो है कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहां पे कहीं टच कर रहा होगा, P पॉइंट कह देते हैं, और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम डाल दें, परपेंडिकुलर, है ना, तो भी R होगा। और जबकि इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, और ये C है। यहां पे इसको नंबर हम 1 कह देते हैं, अभी रख रहे हैं इसमें वैल्यू। जरा यहां देखिए CP क्या है, रेडियस है ना। अब यहां से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, जबकि C का हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो यहां क्या लिखेंगे बताइए, mod 3 × -R -4 × -R और +8 डिवाइडेड बाई
रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल टू आर के। ठीक है ना। जैसे ही आर मिलेगा सारी कहानी सॉल्व, सेंटर भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पे 3r और प्लस 4r माइनस 3r प्लस 4r और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू r। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r प्लस 8 इज इक्वल टू 5r। जैसे मॉड हटेगा तो एक्चुअल में यहां पे प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे प्लस और माइनस दोनों आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो यहां पे 8 इज इक्वल टू 5r माइनस r, तो r इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है। और दूसरा केस अगर निगेटिव ले लें तो r प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 5r। ठीक है ना। तो हो जाएगा 8 इधर ले जाइए तो हो जाएगा 6r इज इक्वल टू माइनस 8, तो r इज इक्वल टू माइनस 4/3 के। देखिए ये जो r आया है वो निगेटिव आया है। ठीक है ना। तो हम अच्छा एक चीज और, r जो यहां पे है निगेटिव है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हम यही लिखेंगे और इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -2, -2। ठीक है ना। अब ये वैल्यूज r की वैल्यूज हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। है ना। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 4 के। इस 4 से 4 काट दीजिए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यही इक्वेशन आ गया। ठीक है ना। जिसका सेंटर क्या है -2, -2 है। सेंटर ध्यान रखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। यहां पे r की वैल्यू निगेटिव वाला हटा देंगे क्योंकि रेडियस निगेटिव नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, वही पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसमें, बट यहां पे जो पैरामीटर है वो t है। क्या है? पैरामीटर t है। ठीक है। ठीक। कहा गया कि प्रूव दैट एक्स वाई गिवन बाय दिस लाई ऑन सर्किल। भाई सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर इसको सेटिस्फाई कर देता है ना, तो ये सर्किल पे लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं। तो ये काम करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर चाहिए ही, वाई स्क्वायर चाहिए, इसको नंबर 1 कह दीजिए, इसको नंबर 2 कह दीजिए, दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। उस साइड में a स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम यहां से a स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं कॉमन और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां क्या मिला? 4t स्क्वायर और यहां पे 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या मिलेगा जरा देखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 2 तो 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2। ये दोनों सेम है, चेक कर लीजिएगा। तो इक्वेशन क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। देखो बच्चों, यहां पे कोऑर्डिनेट दिया है 2 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 4 साइन थीटा का। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है, इसका मतलब होता है x, y। ठीक है ना। यानी x की वैल्यू है 2 प्लस 4 कॉस थीटा
हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 cos थीटा। x माइनस 2/4 इज इक्वल टू cos थीटा। इसको नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए आप, -1 प्लस 4 साइन थीटा y, इसको इधर ले जाइए तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 1, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 1/4 के। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, है ना। और ये एक्चुअल में हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ही दे रखा है ना। तो क्या किया, साइन थीटा निकाल लिया और कॉस थीटा निकाल लिया और इसको नंबर 2 कह दिया, है ना। 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होता है ना। तो जैसे ही स्क्वायर करके हम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे x माइनस 2/4 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो गया, है ना। अब यहां पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखिए सिंपल सा इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ सर्किल हैज रेडियस 3, रेडियस कितना है 3 है, एंड इट्स सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। इसका जो सेंटर है इस लाइन पर लाई कर रहा है, यानी कि ऐसे एक सर्किल है, ठीक है, और एक लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है, इसका सेंटर यह है, और y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, और इसका रेडियस 3 है। यहां से इसको मिला दें, p कह दें तो ये 3 है, ठीक है। इट पासेस थ्रू, और इस पर एक पॉइंट दे रखा है, यहां पे कोई पॉइंट है 7,3। इसका इक्वेशन निकालना, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन पर सेंटर है यानी h कामा k है, ठीक है ना। यानी कि h कामा k इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंस c h कामा k लाई ऑन y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां पे लिख पाएंगे k इज इक्वल टू h माइनस 1, k की वैल्यू हो गया h माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं h कामा h माइनस 1 का, यानी कि सेंटर की जो वैल्यू है वो हमने h के फॉर्म में ही लिख दिया, ठीक है, गुड। और जब c और p 3 है तो c से अगर हम इसको q कह दें तो c से q के बीच में भी 3 होगा, तो CQ मतलब कि रेडियस हुआ और जिसकी वैल्यू 3 है, और ये पता चल गया हमको, ये हो गया सेंटर। अब इसके बीच में डिस्टेंस अगर निकाल दें, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगा, देखिए h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 7, h माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे और अंदर का भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो h स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h और प्लस यहां पे h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h इज इक्वल टू 9, ठीक। ये देखिए 2h स्क्वायर और इसको ऐड करिए, है ना, तो ये हो जाएगा 22h और 49 में से 9 माइनस कर दीजिए ला के तो 40 हो जाएगा और प्लस ये 56 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और यहां से h मिल जाएगा, और जैसे ही h मिलेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया और रेडियस पता ही है।
देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलना और रेडियस, जैसे हर क्वेश्चन में यही चीज मिल रहा है कि हम फाइट किसके लिए कर रहे हैं, या तो रेडियस के लिए या तो सेंटर के लिए, है ना। और ये दोनों चीजें जैसे मिलेगा फटाक से इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा अप्रोच होना चाहिए, अगर रेडियस दिया है तो सेंटर ढूंढे, सेंटर दिया है तो रेडियस ढूंढे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। कब से यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लगाएंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। बट इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद दिस। देखिए कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि कितने ही सर्किल हों उसका सेंटर एक ही होना चाहिए, दैट इज कंसेंट्रिक सर्किल। ये सारे सर्किल क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। इसका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होता है, रेडियस अलग अलग, है ना, R1 R2 R3 R4। अब इसमें से इतने ढेर सारे सर्किल बनाया, उसमें से किसी एक सर्किल का इक्वेशन ये है, किसी एक का, ठीक है। अच्छा सेंटर अगर सेम है तो अगर जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है 2gx + 2fy + c। सेंटर कहां से मिलता है भाई, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -g, -f होता है। अगर x² और y² के कोफिशिएंट 1 है ना, तो जो सेंटर होगा वो x और y के कोफिशिएंट से हमें मिल जाएगा, वहीं से हमको g और f मिलेगा। अगर हम इसको कंपेयर करें इससे तो देखिए जरा, 2g की वैल्यू कितना है -f और 2f की वैल्यू कितना है 12। तो g की वैल्यू कितना मिला -3 और f की वैल्यू कितना मिला 6, यानी कि इसका सेंटर कितना मिला -g, -f सेंटर होता है, तो सेंटर मिल गया 3, -6। इस सर्किल का हमें सेंटर मिल गया भाई 3, -6। अब क्या चाहिए, खाली बस रेडियस मिल जाए बात बन जाएगी। अब देखिए जरा, कहा गया है कि हैज डबल ऑफ इट्स एरिया। जो हमारा इक्वेशन निकालना है, हमको जो इक्वेशन निकालना है उसका एरिया इसके से दुगना है, यानी कि इसका रेडियस भी हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो उसका रेडियस निकलेगा, ठीक है ना। तो रेडियस निकाल लेते हैं। c की वैल्यू इसमें कितना है 15 है, देखो c की वैल्यू 15 है ना। तो रेडियस इसका बताइए क्या हो जाएगा, रेडियस g² + f² - c ये होता है, और g की वैल्यू कितना है -3, 9 + 36 और -15। तो r = दिस प्लस दिस 45 और -15 30, r = √30, यानी r² हो जाएगा 30 के, ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल R1 या कैपिटल R कह देते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि πr² = 2πr²। जो हमारा जो सर्किल है जिसका इक्वेशन निकालना है उसका एरिया दुगना है, हैज डबल ऑफ एरिया, किसके, जो इक्वेशन दे रखा है। तो जब हमारा सर्किल का एरिया दुगना है तो उसके में 2 से इंटू करेंगे तभी तो बराबर आएगा, पाई से पाई कट गया। तो r² = 2 × 30, यानी r² = 60। अब देखिए r निकालने की जरूरत नहीं, r² मिल गया तो वही तो रखना है। सेंटर मिल गया,
सेंटर ये पता है और रेडियस ये मिल गया। क्यों? तो क्या हो जाएगा, एच कामा के ये हो गया, एच का कामा के ये हो गया और रेडियस ये मिल गया। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म। तो क्या मिला, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा और फिर उस पर बेस क्वेश्चंस लगाया। ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चंस थे और थोड़े थोड़े उसमें कई जगह ट्रिक्स लग रहे थे, तो उतना लगना भी चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो फिर हम क्वेश्चन कैसे सोच पाएंगे, कैसे लगा पाएंगे। तो हम इस पर बेस क्वेश्चंस और हम बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, है ना। कि जैसे दो सर्किल आपस में टच कर रहा है, या दूर दूर है, या इंटरसेक्ट कर रहा है, या इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे सोचें, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड कैसे निकालेंगे, या लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये जो हम लोगों ने आज सीखा है वो एनसीईआरटी लेवल या प्लस एग्जाम्पलर लेवल, या अगर हम आईएससी बोर्ड में जाएं तो वहां पे भी जो बुक्स हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे दिए हुए हैं। बट सीबीएसई के कंपेयर में आईएससी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा है ना। तो वो हम लोग सीखेंगे और फिर इसके बाद में हम ऐसे चलेंगे, पहले सीबीएसई, फिर आईएससी और फिर मेंस तक हम लोग जाएंगे और मेंस के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो एडवांस के भी क्वेश्चन लगाएंगे, और एडवांस में तो और भी कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना पड़ेगा। तब तक कई वीडियो बन जाएंगे। तो पहले हम इतना सीख लेते हैं, लगा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे लगाएंगे, सब आ जाएगा, सब बढ़िया से आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, पहले इतना तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।